पर्यावरण और समाज के बारे में बात करते हैं। पर्यावरण और समाज, जैसे आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है। तो अगर आप कक्षा में है तो आप देखेंगे कि विद्यार्थी स्कूल की वर्दी में कुर्सियों पर बैठे हैं और सामने उनकी मेज पर पुस्तकें खुली हुई हैं। उनके बैग में खाने का डिब्बा, पेंसिल बॉक्स होते हैं। कमरे की छत पर पंखा चलता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी वस्तुएं, स्कूल की वर्दी, फर्नीचर, बैग, बिजली इत्यादि, कहाँ से आती है? अगर आप इन वस्तुओं के स्रोतों को ढूंढेंगे तो पाएंगे ये सारी वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। प्रतिदिन हम उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिनके उत्पादन में दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। आपकी कक्षा की कुर्सियों के निर्माण में शायद लकड़ी, कीले, गोंद और वार्निश का उपयोग किया जाता है। इसी कुर्सी को आपकी कक्षा तक पहुंचाने का यात्रा जंगल के किसी पेड़ से शुरू होती है और अन्य कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे बिजली, डीजल और व्यापार और संचार की सुविधाएं। इसके अतिरिक्त रास्ते में कई अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की सहायता से यह आप तक पहुंचता है, जैसे लकड़ी काटने वाले कारीगर, सुपरवाइजर, प्रबंधक, वाहन चालक, व्यापारी और वे लोग जिन पर स्कूल के फर्नीचर को खरीदने की जिम्मेदारी होती है। ये उत्पादक तथा वितरक कुर्सी के निर्माण से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो प्रकृति से प्राप्त की जाती है। इन संसाधनों को समझने की कोशिश कीजिए, आप पाएंगे कि इनके संबंध में परस्पर कितने जटिल हैं। इस अध्याय में हम पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे, जिनमें समय के साथ काफी परिवर्तन आया है, क्योंकि स्थान स्थान पर इसमें भिन्नता पाई जाती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे परिवर्तनों को एक क्रमबद्ध रूप से समझा और देखा जाए। आप हमारे समझ कई पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इस संकट की स्थिति में उबरने के लिए समाजशास्त्रीय रूपरेखा के अंतर्गत ये समझने की आवश्यकता है कि ये क्यों घटित होते हैं तथा इन्हें कैसे रोका जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें इनका क्या हल हो सकता है। जैसे परिस्थिति प्रत्येक समाज का आधार होती है। परिस्थिति की शब्द अभिप्राय एक ऐसे जाल से है जहाँ भौतिक और जैविक व्यवस्थाएं और प्रक्रिया घटित होती है। मनुष्य भी इसका एक अंग होता है। पर्वत और नदियां, मैदान और सागर और जीव जंतु, ये सब परिस्थिति के अंग हैं। किसी स्थान की परिस्थिति पर वहां के भूगोल तथा जलमंडल की अंतःक्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु अपने आप को वहां की परिस्थिति के अनुरूप, जैसे कि कम वर्षा, पथरीली और रेतीली मिट्टी और अत्यधिक तापमान में अपने आप को डाल लेते हैं। इसी प्रकार परिस्थितीय कारक इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी स्थान विशेष पर लोग कैसे रहेंगे। किंतु समय के साथ साथ मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा परिस्थितिकी में परिवर्तन आया है। अगर ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि पर्यावरण के प्राकृतिक कारक जैसे अकाल और बाढ़ की स्थिति आदि उत्पत्ति भी मानवीय हस्तक्षेप के कारण होती है। नदियों के ऊपरी क्षेत्र में जंगलों की अंधाधुंध कटाई नदियों में बाढ़ की स्थिति की ओर बढ़ा देती है। पर्यावरण में मनुष्य के हस्तक्षेप का एक अन्य उदाहरण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि के कारण जलवायु में आने वाला परिवर्तन भी है। और समय के साथ परिस्थिति परिवर्तन के लिए कई बार प्राकृतिक और मानवीय कारणों में अंतर करना काफी कठिन होता है। नेक्स्ट हम बात करें साथ ही जैव भौतिकी संपदा और प्रक्रिया में जहां मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन देखा गया है। उदाहरण के तौर पर नदी का बहाव और वनों में जीव जंतुओं का संयोजन। वही दूसरी ओर हमारे चारों ओर कुछ ऐसे तत्व हैं जो पूरी तरीके से मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं। कृषि भूमि जहां मिट्टी और पानी के बचाव के कार्य चल रहे हों, खेती और पालतू पशु, कृत्रिम खाद और कीटनाशक का प्रयोग, यह सब स्पष्ट रूप से मनुष्य के द्वारा प्रकृति में किया गया परिवर्तन है। और शहर के निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, पत्थर, शीशा और तार हालांकि प्राकृतिक संसाधन है, परंतु फिर भी ये मनुष्य की कलाकृति के उदाहरण है। सामाजिक पर्यावरण का उद्भव जैव भौतिकी, परिस्थितिकी और मनुष्य के हस्तक्षेप की अंतःक्रिया के द्वारा ही होता है और यह दो तरफा प्रक्रिया है। जिस प्रकार से प्रकृति समाज को आकार देती है, उसी प्रकार समाज भी प्रकृति को आकार देता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, सिंधु गंगा के बाढ़ के मैदानों को उपजाऊ भूमि गहन कृषि के लिए उपयुक्त होती है। इसकी उच्च उत्पादकता क्षमता के कारण यह घनी आबादी का क्षेत्र बन जाता है और यह अतिरिक्त उत्पादन और गैर कृषि क्रियाकलाप आगे चल करके जटिल अभिकर्मक समाज और राज्य को जन्म देते हैं। ठीक इसके विपरीत राजस्थान के मरुस्थल केवल पशुपालकों का ही सहारा देते हैं, जो अपने पशुओं के चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते हैं। यह एक उदाहरण है
कि किस प्रकार परिस्थिति मनुष्य के जीवन और उसकी संस्कृति पर आकार देती है। वहीं दूसरी तरफ पूंजीवादी सामाजिक संगठनों ने विश्व भर की प्रकृति का आकार दिया है। निजी परिवहन पूंजीवादी वस्तु का एक उदाहरण है, जिसमें जीवन और भूदृश्य को बढ़ावा मिला है। शहरों में वायु प्रदूषण और भीड़भाड़, प्रादेशिक झगड़े, तेल के लिए युद्ध, विश्वव्यापी तापमान वृद्धि और आदि पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के कुछ एक उदाहरण हैं। बढ़ता हुआ मानवीय हस्तक्षेप पर्यावरण को पूरी तरीके से बदलने में सक्षम है। सामाजिक संगठन सामाजिक संगठन के द्वारा पर्यावरण और समाज की अंतःक्रिया को आकार प्रदान किया जाता है। संपत्ति के संबंध यह निर्धारित करते हैं कि कैसे और किसके द्वारा प्राकृतिक संबंधों यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि वनों पर सरकार का आधिपत्य है, तो यह अधिकार भी उसे ही होगा। वह यह निर्णय ले कि क्या इस पट्टे पर किसी लकड़ी के कारोबार करने वाली कंपनी को देना चाहिए या ग्रामीणों को जंगलों से प्राप्त होने वाले वन उत्पादों को संग्रहित करने का अधिकार देगी। तो यहाँ पर हम देखें, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होने वाले पारिस्थितिकी परिणामों को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन के वृहद दक्षिणी भागों को बड़े बड़े बागान क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया, ताकि लंकाशायर की सूती मिलों की मांग की पूर्ति होती रहे। और पश्चिमी अफ्रीका के युवा व्यक्तियों को जबरदस्ती अमेरिका भेजा गया, ताकि वे दास के रूप में इन बागानों में काम कर सके। और इस प्रकार अफ्रीका में जनसंख्या की कमी से वहां के कृषि अर्थव्यवस्था का पतन प्रारंभ हुआ और चरागाह बंजर भूमि में बदल गए। ब्रिटेन में कारखानों में निकालने गई धुएं के कारण वहां की वायु प्रदूषित हो गई। काम की तलाश में गांव से शहरों की ओर जाने वाले किसान और मजदूर अत्यंत दीन अवस्था में अपना निर्वाह करते थे। सूती कपड़ा मिलों की परिस्थितियों के प्रभावों को संपूर्ण नगर और ग्रामीण परिवेश में आसानी से देखा जा सकता है। संसाधन का व्यक्तिगत स्वामित्व इस बात का निर्धारण करेंगे कि क्या अन्य लोगों को इन संसाधनों के उपयोग का अधिकार होगा। यदि हाँ, तो किन नियमों और शर्तों के अंतर्गत संसाधनों पर नियंत्रण और स्वामित्व, श्रम विभाजन और ज्यादा प्रक्रिया में सम्मिलित होगा। कृषिहीन मजदूरों और स्त्रियों का प्राकृतिक संसाधनों से संबंध पुरुषों की तुलना में भिन्न होता है। ग्रामीण भारत में स्त्रियां संसाधन की कमी से ज्यादा प्रभावित होती हैं। हालांकि ईंधन तथा पानी लाने का काम स्त्रियों का होता है, लेकिन फिर भी इन संसाधनों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। विभिन्न सामाजिक समूह किस प्रकार अपने आप को पर्यावरण से जोड़ते हैं, सामाजिक संगठन इसे किस हद तक प्रभावित करते हैं। पर्यावरण और समाज के संबंध में उनके सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों के अतिरिक्त उनके ज्ञान की व्यवस्था में भी प्रतिबंधित होते हैं। पूंजीवादी मूल्यों में प्रकृति के उपयोगी वस्तु होने की विचारधारा को घोषित किया गया है, जहाँ प्रकृति का एक वस्तु के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिसे लाभ के लिए खरीदा या बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, नदी के बहुविकल्पीय सांस्कृतिक अर्थों जैसे कि पारिस्थितिकी या उपयोगितावाद धार्मिक और सौंदर्यपरकता के महत्व को समाप्त कर उसे मात्र एक उद्यमकर्ता के लिए पानी की हानि के लाभ की दृष्टि से बेचने का कारोबार बना दिया है। समानता और न्याय के समाजवादी मूल्यों में कई देशों में बड़े बड़े जमींदारों ने उनकी जमीनों को छीन कर उन्हें पुनः भूमिहीन किसानों में बांट दिया है। धार्मिक मूल्यों और धार्मिक हितों और विभिन्न किस्मों का संरक्षण दे सकें। अन्य वर्ग यह मान सकें कि उन्हें अपने हितों के पर्यावरण में परिवर्तन करने का दैविक अधिकार प्राप्त है। पर्यावरण और समाज के संघर्षों को कई परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इन विभिन्नताओं के अंतर्गत प्रकृति पोषण विवाद और व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, जो पारिवारिक कारकों से प्रभावित होती जा रही हैं। और उदाहरण के लिए, क्या व्यक्ति गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वे सहज रूप से कम गुणी और कम मेहनती वाले होते हैं तथा उनका जन्म अच्छी परिस्थिति में न हुआ हो या फिर उन्हें उचित मौका न मिला हो। पर्यावरण और समाज के बारे में सिद्धांत और आंकड़े उन सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जिनसे उनका प्रादुर्भाव हुआ है। अतः यह मान्यता की गई है कि स्त्री पुरुषों की तुलना में कम योग्य होती है और काले लोग श्वेतों की तुलना में कम योग्य होते हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण 18वीं सदी में चुनौती मिली है, क्योंकि समानता की विचारधारा का चारों ओर से प्रचार प्रसार हुआ है। साम्राज्यवाद ने पर्यावरण और समाज से संबंधित ज्ञान का प्रसार किया है और अधिकांश इसे क्रमबद्ध तरीके से संकलित किया है, ताकि ये संसाधन साम्राज्यवादी ताकतों को उपलब्ध होते रहे। साम्राज्यवादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई विषय तैयार किए गए हैं, जैसे भूगोल, जीव विज्ञान, वनस्पति, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान और हवा चलित अभियांत्रिकी। इतना ही नहीं, इन विषयों को मात्र तैयार ही नहीं किया गया है, बल्कि इन्हें संस्थागत रूप से तैयार किया गया है, ताकि ये साम्राज्यवादी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को आसान बना सके। पर्यावरण प्रबंधन हालांकि एक कठिन कार्य है। हमारे पास इन जैव भौतिक प्रक्रियाओं के पूर्वानुमान और उसे रोकने के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध अधिक जटिल हो गए हैं
और बढ़ते औद्योगिकरण के कारण संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र का कई तरीके से प्रभावित किया गया है। जटिल औद्योगिक तकनीक और संगठन की व्यवस्थाओं के लिए बेहतरीन प्रबंधन व्यवस्था की जरूरत होती है, जो अधिकांशतः गलतियों के प्रति कमजोर और सुभेद होती है। आज हम जोखिम भरे समाज में रहते हैं, जहां ऐसे तकनीकों और वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं जिनके बारे में हमें पूरी समझ नहीं है। नाभिकीय विपदा जैसे कि चेरनोबिल, भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना यूरोप में फैली, मैडगांव बीमारी औद्योगिक पर्यावरण में होने वाले खतरों को दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन? 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में जानलेवा गैस से 4000 लोगों की मृत्यु और 2 लाख व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो गए। बाद में पता चला कि गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड (MIC) थी, जो गलती से यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से शहर में फैली थी। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र ने अपने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट दी सेकंड सिटीजन रिपोर्ट्स में इस दुर्घटना के कारणों की जांच की। यूनाइटेड कार्बाइड कंपनी का भोपाल में सन 1977 में जोरदार स्वागत किया गया, क्योंकि उसका सीधा अर्थ था भोपाल वासियों की नौकरी और देश के लिए विदेशी मुद्रा की बचत। हरित क्रांति के कारण कीटनाशकों की मांग में आई वृद्धि। MIC प्लांट प्रारंभ से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। कई बार वहां से गैस रिस चुकी थी, जिसमें इस भीषण विनाश के पहले एक गैस ऑपरेटर की मृत्यु भी हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने तत्परतापूर्वक इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें प्रमुख था भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा यूनियन कार्बाइड का 1975 में भोपाल से बाहर निकल जाने का दिया जाने वाला नोटिस। इसके बाद उस अधिकारी का हस्तांतरण हो गया और कंपनी ने कॉर्पोरेशन को 25,000 रुपए की राशि पार्क के निर्माण हेतु दान में दी। चेतावनियां आती रही। मई 1982 में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन अमेरिका के 3 कर्मचारियों ने यहां आकर के इस कारखाने की सुरक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कर उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया। स्थानीय साप्ताहिक पत्रिका रॉपर्ट में इन तथ्यों को प्रकाशित किया गया, जिसे 1982 तक भविष्य बोधक या पैगंबर लेखमाल समझा गया। इसी दौरान कारखाने के कर्मचारी यूनियन ने केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को उन परिस्थितियों से आगाह करते हुए पत्र लिखे। राज्य श्रम मंत्री ने विधायकों को कई बार आश्वासन दिया कि कारखाना पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस दुर्घटना के केवल कुछ सप्ताह पूर्व फैक्ट्री का राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से पर्यावरण निकासी प्रपत्र प्रदान किया गया था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इस विषय पर उसके दुलमिल रवैये के लिए आड़े हाथ लिया और राज्य ने इसे अनुमति देकर न केवल प्लांट की सुरक्षा के अभिलेखों का उल्लंघन किया, बल्कि दूसरी ओर पर्यावरण विभाग के नियमों की भी अनदेखी की। इन नियमों और चेतावनियों की अनदेखी क्यों की गई, यह साफ है कि इन कंपनी ने शक्तिशाली नेताओं और नौकरशाहों के रिश्तेदार को अपने वहां नौकरी दी थी और इसका कानूनी सलाहकार एक महत्वपूर्ण नेता था, जिसका जनसंपर्क अधिकारी एक भूतपूर्व नेता का भतीजा था। कंपनी का भव्य अतिथि गृह हमेशा नेताओं के लिए खुला रहता था। ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने अपने अमेरिका प्रवास के दौरान कंपनी के भव्यतम स्वागत सत्कार का लाभ उठाया था। इतना ही नहीं, कंपनी ने 1.5 लाख की राशि मुख्यमंत्री के शहर में होने वाले कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रदान की थी। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने भी इस विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भोपाल प्लांट की रूपरेखा ठीक नहीं थी और सुरक्षा के स्तर में इसमें काफी कमियां थी। इसमें कंप्यूटरीकृत अग्रिम चेतावनी व्यवस्था नहीं थी, जो कि अमेरिका में स्थित कंपनियों के प्रत्येक प्लांट का एक अनिवार्य हिस्सा थी। कंपनी ने वहां के निवासियों के साथ मिलकर के आपातकालीन स्थिति में फैक्ट्री से लोगों को किस प्रकार निकाला जाए, इस पर कोई कार्य नहीं किया था। न ही प्लांट को उचित देखभाल की गई थी और न ही उसे दक्षतापूर्वक चलाया जा रहा था। कर्मचारियों का मनोबल घट गया था, क्योंकि प्लांट घाटे में चल रहा था। विक्रय भी यहाँ पर काफी गिर गया था। वह अपनी क्षमता के तीसरे स्तर पर कार्य कर रही थी। कर्मचारियों की संख्या में कटौती की गई। कई अभियंता और ऑपरेटर ने काम छोड़ दिया। इससे बचे हुए लोगों के द्वारा सभी कार्य करना असंभव था। कई मशीनें कार्य न करने की स्थिति में पड़ी थी। विचार विमर्श: वे कौन सी सामाजिक संस्थाएं और संगठन हैं जो कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं, जैसे कि भोपाल में हुई थी, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? इन घटनाओं की दुर्घटना को भविष्य में रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट दी सेकंड सिटीजन रिपोर्ट्स में ये बताया गया है। अब पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं
और जोखिम की बात करें, वैसे तो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं प्रत्येक देश और परिप्रेक्ष्य में बदलती रहती हैं, लेकिन निम्नलिखित समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। संसाधनों की क्षीणता यानी कमी। अस्वीकृत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना पर्यावरण की गंभीर समस्या है। वैसे तो आए दिन जैव ऊर्जा, मुख्यतः पेट्रोलियम की कमी ही समाचार पत्रों में दिखाई देती है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पानी और भूमि में क्षीणता बहुत तेजी से आ रही है। यूं कहें कि वे समाप्ति के कगार की तरफ तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। भूजल के स्तर में लगातार कमी वैसे तो पूरे भारत में है, परंतु मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जहां पानी हजारों लाखों सालों से लगातार जमा होता रहा है। कुछ ही दशकों में कृषि उद्योग, शहरी केंद्रों की बढ़ती मांगों के कारण खत्म होता जा रहा है। नदियों के बहाव को मोड़े जाने के कारण जल बेसिन को जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। शहरों के जलाशय भर दिए गए हैं। वहां निर्माण कार्य होने के कारण प्राकृतिक निकासी के साधनों को नष्ट किया गया है। भूजल की भी तरह मृदा की ऊपरी परत का निर्माण भी यहाँ पर हजारों सालों से होता है। यह महत्वपूर्ण कृषि संसाधन भी पर्यावरण की कुप्रबंधन जैसे भू कटाव, पानी का जमाव, खारेपन के कारण नष्ट हो जा रहे हैं। भवन निर्माण के लिए ईंटों का उत्पादन भी मृदा की ऊपरी सतह के नाश के लिए जिम्मेदार है। जैविक विविध आगाम आवासों जैसे कि जंगल घास के मैदान, आर्द्रभूमि आदि अन्य मुख्य संसाधन हैं जो बढ़ती कृषि और भूमि के कारण समाप्ति के कगार पर खड़े हैं। हालांकि विश्व के विभिन्न हिस्सों में भारत सहित कुछ वनारोपण भी किए गए हैं, जिसके कारण हाल ही के कुछ दशकों में वनस्पति के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी रुझान नुकसान की ओर है। इन आवासों की बढ़ती कमी कई वन्य जीवों की किस्मों के लिए खतरा है। आपने हाल ही में सुना होगा कि इतने सख्त कानून और इतने बड़े अभ्यारण्यों के बावजूद बाघों की संख्या में गिरावट आई है। प्रदूषण की बात करें, ग्रामीण और शहरी इलाके में वायु प्रदूषण एक मुख्य समस्या मानी जाती है, जिसमें श्वास और सेहत संबंधी दूसरी बीमारियां और मृत्यु भी हो सकती है। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं उद्योगों और वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें, घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी और कोयले का प्रयोग। हम सभी ने वाहनों और उद्योगों में होने वाले प्रदूषण के बारे में सुना है। चिमनियां और कार की पाइपों से निकलने वाले धुएं की तस्वीर भी देखी है, लेकिन हम कभी यह महसूस नहीं कर पाते हैं कि खाना बनाने वाला ईंधन भी आंतरिक प्रदूषण का स्रोत है। यह विशेषकर ग्रामीण घरों के लिए सच साबित होता है। यहाँ खाना बनाने के लिए हरी हरी लकड़ियों का प्रयोग, अनुपयुक्त चूल्हे और हवा में निष्कासन की अव्यवस्था इत्यादि ग्रामीण महिलाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अनुमान लगाया कि तकरीबन 6 लाख लोग भारत में 1998 के दौरान घरेलू प्रदूषण से मरे, जबकि अकेले 5 लाख के करीब मरने वालों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में थी। और यहाँ पर हम देखें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सांख्यिकी में से ये रिपोर्ट ली गई है। जल प्रदूषण भी एक शोचनीय विषय है, जिसमें न केवल भूमि बल्कि भूमि जल को भी प्रभावित किया है। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत न केवल घरेलू नालियां और फैक्ट्री से निकलने वाले पदार्थ हैं, बल्कि खेतों से निकलने वाला जल भी है। इसमें बड़ी मात्रा में कृत्रिम खाद, कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। नदियों और जलाशयों का प्रदूषण विशेषकर मुख्य समस्या है। शहर ध्वनि प्रदूषण प्रदूषण से ही ग्रसित है और कई शहरों में यह मामला न्यायालय के अधीन है। इसके स्रोतों में धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर उपयोग किया जाने वाले लाउड स्पीकर, राजनीतिक प्रचार, वाहनों के हॉर्न और यातायात और निर्माण उद्योग आदि आते हैं। फिर हम बात करें जैसे कि पृथ्वी और छोड़ी गई कुछ प्रमुख गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अन्य गैसें सूर्य की रोशनी को रोककर उसे वापस वायुमंडल में न जाने देकर के ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण करती हैं। इसमें विश्व के तापमान में परिवर्तन होने के कारण ध्रुवों के हिम की परतें पिघल रही हैं, जिसके कारण समुद्री तल की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इससे समुद्र के किनारों पर स्थित प्रदेश जल में निमग्न हो जाएंगे और पारिस्थितिकी संतुलन पर भी असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप जलवायु में उतार चढ़ाव और अनियमितता का प्रभाव पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा। चीन भारत की पूरी दुनिया में सबसे अधिक कार्बन और ग्रीन हाउस से निकलने वाली गैसों में योगदान देने वाले देश हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करें, वैज्ञानिक जीन स्पेलिज्म की नई तकनीकों के द्वारा एक किस्म के गुणों को दूसरे किस्म में डालते हैं ताकि बेहतरीन गुणों से भरपूर वस्तु का निर्माण किया सके। उदाहरण के तौर पर बैसिलस के जीन को कपास की प्रजाति में डाला जाता है ताकि एक मुख्य कीटाणु यहाँ पर वॉर्लवर्म का उस पर कोई असर न हो। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का उपयोग कम समय में पैदावार, फसल का आकार और उनकी समय सीमा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि हमें लंबे समय में इसमें होने वाले प्रभावों को बहुत ही कम जानकारी है। ऐसा
भोजन खाने वाले और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका क्या असर पड़ सकता है? कृषि उद्योगों में जेनेटिक मॉडिफिकेशन के प्रयोग के द्वारा किसान अनवरत बीजों के निर्माण एवं उसके पुनः उपयोग से बच सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें इस बात की भी गारंटी मिल सकती है कि वे उनकी गुणवत्ता बनाए रखेंगे ताकि किसान उन बीजों पर निर्भर रह सके। प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण विनाश की बात करें, यह अपने आप में पूर्ण रूपों समझा जा सकने वाला कारण है। 1984 में भोपाल आपदा, जिसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस रिसने के कारण 4000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, और 2004 का सुनामी मानव निर्मित पर्यावरण आपदा के उदाहरण हैं। पर्यावरण की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं क्यों हैं? सामाजिक पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक असमानता के लिए कार्य करने वाले विभिन्न समूहों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? सामाजिक परिस्थिति और शक्ति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने आप को पर्यावरण की आपदाओं से बचने या उस पर विजय प्राप्त करने के लिए किस हद तक जा सकता है। कुछ स्थितियों में उनके समाधान वास्तव में पर्यावरण की असमानताओं को बढ़ा देते हैं। गुजरात राज्य के कुछ जिलों में, जहां पानी की बहुत कमी है, संपन्न किसानों ने अपने खेतों में उपजी नकदी फसलों की सिंचाई के लिए भूजल प्राप्त करने हेतु काफी धन नलकूपों की गहरी खुदाई में पर खर्च किया है। जब वर्षा नहीं होती है तब गरीब ग्रामीणों के कुएं सूख जाते हैं और उनमें पीने तक के लिए पानी नहीं रहता है। ऐसे समय में संपन्न किसानों के लहलाते खोल खेत मानो गरीब की मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ पर्यावरण चिंतन कभी कभी सार्वभौमिक चिंतन बन जाते हैं और इसके संबंध किसी विशेष सामाजिक वर्ग में नहीं रह जाते हैं। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण को कम करना, जैव विविधता को संरक्षण देना सार्वजनिक हित का कार्य है। समाजशास्त्रीय समीक्षा ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार से सार्वजनिक प्रक्रिया यानी कि प्राथमिकताएं तय की जाती है और किस प्रकार उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। सार्वभौमिक रूप से वे लाभदायक नहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी जनहित के कार्यों की रक्षक नीतियां वास्तव में राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्गों के लाभ की रक्षा करती हैं तथा गरीब एवं राजनीतिक रूप से कमजोर वर्गों को नुकसान पहुंचाती हैं। बड़े बड़े बांधों और उनके आसपास के संरक्षित प्रदेशों से संबंधित वाद विवादों से पता चलता है कि जनहित के रूप में पर्यावरण बहस का एक ज्वलंत मुद्दा है। सामाजिक परिस्थिति की विचारधारा यह बताती है कि सामाजिक संबंध मुख्य रूप से संपत्ति और उत्पादन के संगठन पर्यावरण की सोच और प्रयास का एक आकार देते हैं। भिन्न सामाजिक वर्ग भिन्न प्रकार से पर्यावरण संबंधी मामलों को देखते हैं और समझते हैं। वन विभाग जो ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त करते हुए अधिक मात्रा में बांस का निर्माण उद्योग के लिए करेगा, वह ऐसे बांस के टोकरे बनाने वाले कारीगर के बांस के उपयोग को दो भिन्न रूपों में देखेगा। इस अर्थ में उनका दृष्टिकोण कारीगर के दृष्टिकोण से अलग होगा ताकि दोनों बांसों का प्रयोग कर सके। उनकी अपनी रुचियां और विचारधाराएं पर्यावरण संबंधी मतभेद उत्पन्न कर सकती हैं और इस अर्थ में पर्यावरण संकट की जड़ें सामाजिक असमानताओं में देखी जा सकती हैं। इस प्रकार से पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका पर्यावरण और समाज के आपसी संबंधों में परिवर्तन है। इसका अर्थ है कि विभिन्न समूह के बीच संबंधों में परिवर्तन, पुरुष और स्त्री, ग्रामीण और शहरी लोग, जमींदार और मजदूर, और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन विभिन्न ज्ञान व्यवस्थाओं और भिन्न ज्ञान तंत्रों का जन्म देगा जो पर्यावरण का प्रबंधन सुचारू रूप से कर सकेगा। शाब्दिक रूप से सामाजिक परिस्थिति सामाजिक कैसे है, इस बात को समझ रहे हैं। हमने जिन तथ्यों को नजरअंदाज किया है, वास्तव में आज की स्थिति की संबंधित सारी समस्याएं वहीं कहीं न कहीं गहरी दबी हुई है। सामाजिक समस्याओं से उत्पन्न हुई है। आज भी परिस्थिति की समस्याएं तब तक नहीं समझी जा सकती हैं जब तक कि दृढ़ता पूर्वक इन समस्याओं को सामाजिक ढांचे पर दूर नहीं कर लेते हैं। तब तक कि सुलझाना तो दूर की बात है। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आर्थिक, जनजातीय, सांस्कृतिक और लैंगिक मतभेद व अन्य बहुत से कारणों के साथ आज हम जितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पर्यावरण की व्यवस्था उनके केंद्र में स्थित है। उनके अतिरिक्त उनमें जो कि प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। सामाजिक दार्शनिक एवं सामाजिक परिस्थितियां संस्थान के संस्थापक हैं। वर्षा नहीं परंतु बर्फ और पानी की क्रीड़ा स्थल की बात करें। जल रहित विंध्य में जल के मनोरंजन एवं क्रीड़ा स्थलों की बढ़ती संख्या के बारे में बात करें। जबकि इस प्रदेश में तापमान 47 डिग्री रहता है, परंतु अन्य स्थानों की तुलना में यह स्थान काफी ठंडा रहता है। इसमें कुछ ही दूरी पर भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है जहाँ तापमान हमेशा 13 डिग्री सेल्सियस रहता है, जहाँ विंदर्भ की चिलचिलाती गर्मी में भारत का पहला हिम गुंबद स्थित है। इसकी बर्फ को यथास्थिति ठोस बनाए रखने के लिए मात्र बिजली पर प्रतिदिन 4000 रुपये खर्च होते हैं। फन एंड फूड विलेज, वाटर एंड यहाँ पर एम्यूजमेंट पार्क, बाजारगांव ग्राम पंचायत, नागपुर जिला आपका स्वागत करता है। इस दफ्तर के बड़े क्षेत्र में महात्मा गांधी की तस्वीर दर्शकों का स्वागत करती है। 40 एकड़ में बसा यह पार्क 18 प्रकार के पानी के झूलों और खेलकूदों को आयोजन करता है।
इसके अलावा प्रतिदिन के क्रियाकलापों में डिस्को, आइस स्केटिंग, आइस स्लाइडिंग, कॉकलेट से भरे पूरे एक बार के प्रति भी आप आश्वस्त हो सकते हैं। साथ ही यहाँ विभिन्न आयोजन जैसे कि सम्मेलनों एवं किट्टी पार्टी की व्यवस्था है। बाजार गांव यहाँ की आबादी 3000 के करीब है और यह स्वयं पानी की भीषण कमी से जूझ रहा है। वहाँ की सरपंच यमुना वाकी उकी का कहना है कि पानी की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहाँ की महिलाओं को प्रतिदिन 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इस पूरे गांव में मात्र एक सरकारी कुआं है। कभी कभी हमें पानी 4 या 5 दिन में एक बार या कभी कभी तो 10 दिन में एक बार मिलता है। यह संपूर्ण प्रदेश को, जहां बाजार गांव स्थित है, 2004 में पानी की कमी वाला प्रदेश घोषित किया गया था। ऐसे दिन इससे पहले कभी नहीं देखे गए। पहले यहाँ बिजली 6 घंटे नहीं रहती थी, परंतु बाद में यहाँ की स्थिति मई के महीनों तक खराब हो गई और इसमें प्रतिदिन के कामकाज के साथ ही स्वास्थ्य पर काफी खराब असर पड़ा है। वहाँ की बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले बच्चे भी हैं। गर्मियों का तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। इसकी स्थिति को और बिगाड़ा है। ग्रामीण जीवन की इन विकट परिस्थितियों का फन एंड फूड विलेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह निज मरुद्वीप में इतना पानी है कि जिसकी बाजार गांव स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। कभी भी एक क्षण के लिए कभी वहां बिजली नहीं आती है। इसके महाप्रबंधक मी सिंह का कहना है कि हम औसतन 4 लाख मासिक बिजली के बिल पर खर्च करते हैं। पार्क का मासिक बिजली का बिल यमुनाई के ग्राम पंचायत के वार्षिक राजस्व के तकरीबन बराबर है। भाग्य की विडंबना और गांव की बिजली की समस्या थोड़ी बहुत इसी पार्क के कारण ठीक है। दोनों स्थानों पर बिजली एक सब स्टेशन से आती है। मई के महीने में पार्क में भीड़ बढ़ जाती है और इस प्रकार स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। ग्राम पंचायत के राजस्व में पार्क का योगदान 50,000 रुपये सालाना है, जिसकी लगभग आधी रकम मात्र प्रवेश शुल्क, जिसमें 700 दर्शक रोजाना आते हैं, और जमा की गई थी। पार्क के 110 कार्यकर्ताओं में से तकरीबन 1 दर्जन बाजार गांव के स्थानीय लोग हैं। पानी की भीषण कमी से जूझते हुए बिंदरवी क्षेत्र में इस प्रकार की मनोरंजन एवं क्रीड़ा स्थली की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और 100 गांव को बुलधाना धार्मिक ट्रस्ट, जो कि एक बहुत ही बड़ा मेडिटेशन सेंटर एंड एंटरटेनमेंट पार्क चला रहे हैं, इन्होंने एक अन्य पार्क में 30 एकड़ का मानव निर्मित जलाशय बनाने की कोशिश की है, जो गर्मियों में सूख गया है, लेकिन इसके निर्माण की कोशिशों में काफी मात्रा में पानी बेकार रह गया है और यह प्रवेश शुल्क की दान कहा जाता है। और यवतमाल में एक निजी कंपनी ने दार्शनिक स्थल के रूप में एक सार्वजनिक जलाशय का निर्माण किया है। अमरावती में ऐसे 1 या 2 स्थल हैं और अब सूख गए हैं और कुछ अन्य नागपुर और उनके आसपास स्थित हैं। और यह सब उस क्षेत्र में यहाँ के गांवों को पानी कभी कभी 15 दिन में एक बार मिलता है। इतना ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में यह विपदा किसानों की आत्महत्या के रूप में सामने आई है और 10 सालों में यह पेयजल और सिंचाई से संबंधित कोई भी वृहद स्तरीय कार्य इस क्षेत्र में पूरा नहीं हुआ है। यह कहना है नागपुर स्थित एक पत्रकार जयदीप हार्दिकर का, जो इस क्षेत्र में काफी सालों से काम कर रहे हैं। वरुण पार्क के महाप्रबंधक मी सिंह का कहना है कि ये पानी को संरक्षित करते हैं। उनका कहना है कि हम पानी के दोबारा उपयोग के लिए बेहतरीन फिल्टर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाष्पीकरण का स्तर इस गर्मी में काफी बढ़ गया है और पानी का इस्तेमाल केवल जल क्रीड़ा के लिए नहीं किया जाता। सभी पार्क पानी का एक बड़ा भाग अपने बाग बगीचों के रखरखाव, सफाई और दर्शकों के लिए प्रयोग करते हैं और यह पानी और धन की बर्बादी है। कहना है कि लुधियाना के विनायक गायकवाड़, जो कि इस जिले की किसान सत्ता के नेता हैं, इस बात को लेकर वे क्रोधित हैं कि पूरी प्रक्रिया में जनता के संसाधनों का प्रयोग किसी निजी लाभ को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसकी जगह उन्हें लोगों को पानी संबंधित बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। फन एंड फूड विलेज ने फड एंड फूड विलेज से बाजार गांव की सरपंच यमुनाबाई उसी को प्रभावित नहीं हुई है, न कि जल क्रीड़ा ने और न ही अन्य उद्योगों में जिन्होंने यहाँ से लिया गया कुछ है, परंतु बहुत कम दिया गया है। वे जानना चाहती हैं कि इस सब में हमारे गांव के लिए क्या है। एक सामान्य सरकारी जल परियोजना उसकी का भार उन्हें स्वयं उठाना होगा। हम 45,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? हमारी हालत क्या है? अतः हमें केवल एक ठेकेदार को दे दिया है, यह परियोजना तैयार हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ होगा कि समय के साथ उसकी लागत में वृद्धि और गांव का इस पर कम से कम नियंत्रण, और यहाँ अधिकतम गरीब और मजदूर रहते हैं।
पार्क में दफ्तर के बाहर स्थित गांधी जी की मूर्ति अब भी हिम गुंबदनुमा को देख करके मुस्कुराती है। बदकिस्मती से इसे इंसान को जिसने कहा था, सरल जियो ताकि दूसरे जिए सरलता से। भगवान भारत को पश्चिम देशों के तरीके के औद्योगिकरण से बचाए। आज पूरे विश्व को ब्रिटेन जैसे एक छोटे से द्वीपीय देश के आर्थिक साम्राज्यवाद ने जंजीरों में जकड़ लिया है। अगर 30 करोड़ जनसंख्या वाला देश वैसे ही आर्थिक शोषण को अपना ले तो यह पूरी दुनिया को टिड्डे की भांति खत्म कर देगा। महात्मा गांधी का कहना है। जल क्रीड़ा स्थलों के परिणामों के बारे में जैसा कि ऊपर बताया गया है, इन सूखाग्रस्त कृषि इलाकों के किसान अपना जीवन अत्यधिक विपदाओं से गिरा पा रहे थे। पिछले 6 वर्षों की रिपोर्टों को देखकर पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के हजारों किसानों ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली है। और आखिर में वे क्या कारण है जिनकी वजह से किसान, जो ऐसे व्यक्ति जिन्हें कृषि की अनियमितता विरासत में मिली है, इन्होंने इस तरह के अग्रतम कदम उठाए हैं। पत्रकार पी साईनाथ की खोजबीन यह दिखाती है कि किसानों की चिंताजनक स्थिति के लिए मुख्यतः 2 कारण उत्तरदायी हैं। पहला, पर्यावरण का गलन और दूसरा, आर्थिक कारण। कृषि की दशाएं अत्यधिक खराब हो गई हैं क्योंकि किसान दुनिया के बाजारों के उतार चढ़ाव में सीधे चपेट में आ गए चुके हैं। सरकार के द्वारा छोटे किसानों को दी जाने वाली सहायता मुफ्त बाजार नीतियों के तहत कम होती जा रही है। कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए यह फसल ज्यादा जोखिम ज्यादा लाभ की स्थिति में आ गई है। कपास को सिंचाई की आवश्यकता होती है लेकिन इसमें कीड़े लगने की संभावना सर्वाधिक होती है। अतः कपास की खेती करने वाले किसानों को सिंचाई और कीटनाशक में पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। ये दोनों ही वस्तुएं आने वाले समय में काफी कीमती हो गई हैं और पानी के लिए की जाने वाली जमीन की गहरी खुदाई से जल स्तर में काफी कम बार लिया गया है। अतः किसानों को पानी के लिए और गहरी खुदाई करने की आवश्यकता होती है और कीटाणुओं पर कीटनाशक दवाइयां बेअसर साबित हुई हैं। अतः किसानों को नित्य नए नए कीटनाशकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती रहती है, जिसके लिए वे साहूकार और व्यापारियों के पास जाते हैं और जो उनके अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण देते हैं। अगर पैदावार नष्ट हो जाती है तो किसान ऋण की रकम वापस नहीं कर पाते हैं और इस कारण न तो वे अपने परिवार का पेट भर पाते हैं और न ही पारिवारिक जिम्मेदारियां जैसे कि बच्चों के साझी विवाह को पूरा कर पाते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक तबाही उन्हीं को नहीं छोड़ती, अंत में आत्महत्या ही उनके पास एकमात्र रास्ता बच जाता है। विचार विमर्श की बात करें, पानी की कमी प्राकृतिक है या मानव निर्मित? किन्हीं सामाजिक कारकों से तय होता है कि उसे विभिन्न उपभोक्ताओं में कैसे वितरित किया जाए। पानी को इस्तेमाल करने के विभिन्न तरीके कैसे विभिन्न सामाजिक समूह को प्रभावित करते हैं। शहरी पर्यावरण, 2 शहरों की कहानी के बारे में बात करें जहां शहरी पर्यावरण पर एक विशिष्ट यानी ट्रेड मतभेद देखा जा सकता है। जनवरी 30, 1995 की सर्दियों में एक ठंडी सुबह दिल्ली ने अपनी आंख खोली और उत्तरी दिल्ली का अशोक विहार इलाका सर्दियों की धुंध से घिरे भव्य मकान और सुबह सवेरे उठने वाले लोग अपने प्रातकालीन सैर को अपने अपने पोमेरियन और अल्सेशियन नस्ल के कुत्तों के साथ घूमने जाने का तैयार थे। इस पूरे इलाके में सिर्फ एकमात्र पार्क ही ऐसी जगह है जहां लोग घूमने जा सकते हैं। एक सुबह ऐसे ही एक निवासी इसी पार्क में घूमने आया तो उसने देखा कि एक गरीब आदमी हाथों में खाली बोतल लिए पार्क में जा रहा था। इसमें उस आदमी को पकड़ लिया और अपने आसपास के पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। गुस्से से भरे हुए वहां के कुछ निवासियों और 2 पुलिस कांस्टेबल ने कुछ ही मिनटों में मारते मारते उनकी जान ले ली थी। यह नौजवान व्यक्ति कोई नहीं बल्कि दिलीप था, जो दिल्ली गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए आया था। वह अपने चाचा के साथ पास ही की रेल पटरियों के किनारे बसी झुग्गी में रहता था। उसके चाचा वजीरपुर औद्योगिक स्टेट में मजदूरी करते हैं। दिल्ली के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की तरह वजीरपुर में भी मजदूरी के रहने के लिए आवासीय व्यवस्था नहीं थी। 10,000 से अधिक आवासीय वाली झुग्गियों के लोग 3 सार्वजनिक शौचालयों का सामूहिक रूप से प्रयोग करते थे और प्रत्येक में 8 शौचालय हैं, अर्थात प्रत्येक में 2,000 व्यक्तियों पर एक शौचालय। ऐसी स्थिति में अधिकतर निवासियों के लिए अंधेरे के समय कोई भी खुला स्थान शौचालय का काम करता है। अतः इस इलाके के अमीर निवासियों ने अपने और तथा इन गंदी झुग्गी झोंपड़ियों के बीच रहने वालों पार्क को जब चारों ओर दीवारों से घेर लिया, तब इन मजदूरों ने इनका जोरदार विरोध किया क्योंकि ऐसी स्थिति में वे पार्क का उपयोग नहीं कर सकते थे। शीघ्र ही दीवार का कुछ भाग तोड़ दिया ताकि घरों में काम करने वाले नौकर जो इन झुग्गियों में रहते हैं अमीरों के घरों और कारों की सफाई का काम करते हैं, साथ ही शरारती लोगों के लिए शौचालय का काम भी कर सके।
अतः दिलीप की मृत्यु वास्तव में इन दो वर्गों के बीच काफी दिनों में छिड़ी हुई लड़ाई का एक हिस्सा थी। यहाँ एक और ऐसा वर्ग था जिसके निवासी शहरी रहन सहन की खूबसूरती को बनाए रखना चाहते थे। हरी घास और छायादार वृक्ष से भरा पार्क जहाँ समय बिताने के लिए जाया जा सके। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग जिसके पास यह पार्क का एक ऐसा खुला स्थान जिसका इस्तेमाल शौचालय के लिए किया जा सके। अगर दिलीप को इन मतभेदों से भरे इतिहास के बारे में पता होता तो शायद वह पकड़े जाने से पहले वहां से भाग निकलता, और आज हो सकता है कि वह जिंदा होता। हिंसा यहीं खत्म नहीं हुई। जब झुग्गी के लोगों के समूह ने जहां यहां जाकर के जमा होकर के दिलीप की मौत के खिलाफ आवाज उठाई, तो पुलिस ने 4 अन्य व्यक्तियों को गोली से भून डाला। जैसे जैसे नगरों का विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे स्थान के लिए मतभेद की बढ़ती जा रही है। और एक और जहां प्रवासी काम की तलाश में शहर आते हैं, कानून के तौर पर रहने का सीमित स्थान उनके सामर्थ्य के बाहर होता है। वहीं दूसरी ओर वे सरकारी जमीन पर बसने के लिए मजबूर होते हैं, और इस प्रकार जमीन की मांग काफी बढ़ जाती है ताकि समृद्ध वृद्धि के लिए यह बड़ी बड़ी बहुमंजिला दुकानें, होटल और दर्शनीय स्थल बना सकें। परिणाम स्वरूप गरीब मजदूर और उनके परिवारों को शहरों से दूर निकाल फेंका जाता है, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। जमीन के अतिरिक्त हवा और पानी भी इस शहरी पर्यावरण में महत्वपूर्ण प्रतियोगी के रूप में उभर कर सामने आती है। तो अब विचार विमर्श की बात करें। शहर में बसा गरीब वर्ग अक्सर झुग्गियों में रहता है। वे कौन से सामाजिक समूह हैं जो शहरों में जमीन, जायदाद और आवास को नियंत्रित करते हैं? वे कौन से सामाजिक कारक हैं जो व्यक्तियों को जल तथा स्वच्छता की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पर आर्द्रता विज्ञान क्या होता है? जल और इसके प्रवाह का विज्ञान, अर्थात किसी देश और क्षेत्र के जल संसाधन का अध्ययन आर्द्रता विज्ञान कहलाता है। वनोन्मूलन क्या होता है? पेड़ों के काटे जाने के कारण जंगली क्षेत्र में कमी और अन्य कारणों के लिए भूमि अधिग्रहण और भूमि को कृषि के उपयोग में लेना वनोन्मूलन कहलाता है। ग्रीन हाउस कहता है पौधे की जलवायु में मुख्यतः अत्यधिक ठंड से बचाने हेतु ढका हुआ ढांचा। हरित गृह यानी गर्म घर भी कहा जा सकता है। बाहर के मुकाबले अंदर का तापमान अधिक होता है। उत्सर्जन क्या होता है? मनुष्य द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रियाओं के कारण छोड़ी गई गैसें, मुख्यतः उद्योग और वाहनों के संदर्भ में। वही प्रवाही धारा की बात करें, औद्योगिक प्रवाह के तहत अवशेष जो तरलीय रूप में होते हैं। एक्यूफर्स की बात करें, प्राकृतिक रूप से बनी भूमिगत संरचना जहां पानी जमा होता है, एक्यूफर्स होता है। मोनोकल्चर, पृथ्वी यानी पौधों का जीवन एक क्षेत्र विशेष से घट करके एक ही प्रकार का रह जाता है, उसे कहते हैं मोनोकल्चर।